मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं और वो कह रही होती है कि मैं दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक बहुत बड़े प्रयोगशाला में काम करती थी, जिसका नाम था हाइव, जिसके नीचे एक बहुत बड़ी जगह पर थे बहुत सारे जैविक हथियार। लेकिन एक एक्सीडेंट में वायरस फैल गया और कंपनी के अंदर सारे लोग मारे गए। पर हैरानी की बात ये थी कि मरने के बाद भी टी वायरस की वजह से सारे लोग फिर से जिंदा हो गए और ज़ॉम्बीज में बदल गए। लेकिन मैं और मेरे एक साथी मैट उस जगह से किसी तरह से निकल आए। लेकिन तभी हमें कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया और हमें अलग कर दिया। क्योंकि मैट भी वायरस से इफेक्ट हो चुका था, इसलिए कंपनी के लोगों ने उसे रिसर्च के लिए अपने पास ही रख लिया और मुझे भी एक लैब में ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके बाद मूवी की सीन शिफ्ट होती है और हमें शहर के नीचे हाइव का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ साइंटिस्ट पहुँचते हैं। और जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे वायरस से अफेक्टेड ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ वर्कर्स कंपनी के डॉक्टर एशफर्ड के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो अपनी बेटी के बिना जाने से मना कर देते हैं। पर इसके बावजूद भी वो लोग डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उनकी बेटी को भी स्कूल से पिकअप कर लेते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी स्कूल से आ रही होती है तभी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। जिसके बाद हमें 13 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरे शहर में चारों तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। इसीलिए पुलिस स्पेशल टीम की एक हेड, जिसका नाम है वैलेंटाइन, वो स्टेशन पहुंचती है और वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। साथ ही वहां मौजूद एलजे को भी आजाद कर देती है। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लीडर टिम्टी को देखते हैं, जो एलिस को एक प्रोजेक्ट की तरह यूज कर रहा होता है और उसे नींद से जगा देता है। फिर हम एलिस को देखते हैं, जिसके पूरे शरीर में नीडल्स लगे होने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है और दर्द की वजह से वो काफी जोर से चिल्ला रही होती है। जिसके बाद वो खुद को आजाद करके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पूरा शहर वायरस की वजह से बर्बाद हो चुका है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि रेकून सिटी के चारों तरफ एक दीवार है और वहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग इन्फेक्शन से बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहे थे। वहीं वैलेंटाइन उस एग्जिट गेट के पास अपने साथी को ढूंढते हुए पहुँचती है और वहाँ पर उसे अपना साथी पेटन मिल जाता है। लेकिन उसी समय लोगों के बीच में एक आदमी अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पेटन को काट लेता है। और ये सब कुछ टिम्टी ऊपर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी वायरस फैल चुका है। उसके बाद वो एग्जिट गेट को बंद करवा देता है, जिससे शहर के बहुत सारे लोग शहर के अंदर ही रह जाते हैं। जिसके बाद टिम्टी वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है और उनके न मानने पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है, जिससे मजबूर होकर सभी लोग वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। वहीं इसी तरफ हमें डॉक्टर एशफर्ड को दिखाया जाता है, जिनके पास टिम्टी पहुंचता है और उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। पर डॉक्टर अपनी बेटी के बिना वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, इसलिए वो कैंप में ही रुक जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी की बॉडी पर लगाए हुए पर्सनल ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अभी भी स्कूल में ही मौजूद है। इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए शहर के सीसीटीवी कैमरास हैक करके कुछ जिंदा लोगों की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें एलिस दिखाई देती है, जो लैब से बचकर निकलने के बाद उसी हालत में अभी भी बाहर घूम रही थी। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे हथियार और कपड़े दोनों ही चीज मिल जाती है। लेकिन इसी दौरान उसे अचानक याद आने लगता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी में टी वायरस इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसके शरीर में काफी बदलाव हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर एशफर्ड कैमरे की मदद से वैलेंटाइन और उसके साथी पेटन और उनके साथ एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो छिपने के लिए बचकर एक चर्च में पहुंचते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन्हें गन पॉइंट करके कहता है कि ये चर्च मैंने पहले ढूंढा था, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लेकिन वो कहते हैं कि हम सब यहाँ रह सकते हैं। तभी उनके पास इसी चर्च के फादर स्पीच देते हुए उनके पास आते हैं और इसी बीच अचानक उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इसलिए वैलेंटाइन चेक करने के लिए दूसरे रूम में पहुँचती है। तभी वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो चर्च के फादर की सिस्टर थी। लेकिन चेक करने पर वैलेंटाइन देखती है कि वो बूढ़ी औरत कुर्सी से बंधी हुई है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। पर इसके बावजूद भी फादर मरे हुए लोगों को अपनी ज़ॉम्बी सिस्टर को खिला रहा है। पर इससे पहले कि वैलेंटाइन उस ज़ॉम्बी को शूट करती, तभी वो ज़ॉम्बी फादर पर हमला कर
करके उन्हें मार डालती है। वहीं इधर पेटन और बाकी दोनों को चर्च में किसी क्रिएचर के होने का एहसास होता है, जिससे वो उस क्रिएचर को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक वो क्रिएचर उनके एक आदमी पर अटैक करके उसे मार देता है और वैलेंटाइन ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी पेटन उसे अपनी तरफ खींचकर बताता है कि यहाँ पर ऐसे ही और 3 क्रिएचर मौजूद हैं और अब हम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि वो सब मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो क्रिएचर बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। तभी वहाँ पर बाइक लेकर एलिस पहुँच जाती है और बाइक को क्रिएचर की तरफ फेंक कर गोली चला देती है, जिससे बाइक के साथ साथ क्रिएचर भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद एलिस बाकी क्रिएचर्स को भी एक एक करके मार देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोग धीरे धीरे बड़े तादाद में वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स को भी अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन सोल्जर्स ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर एलिस जब बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि पेटन वायरस की वजह से अफेक्ट हो गया है, इसलिए वो उसे शूट करने वाली होती है, पर वैलेंटाइन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी इसी दौरान वहीं पर कब्रिस्तान के नीचे से मुर्दे ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकलने लगते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एलिस उन ज़ॉम्बीज का सामना करती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से एलिस अपनी साथियों को लेकर यहाँ से बचकर निकल जाती है।